तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपक अनुरागी और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल जर्नी विथ एजुकेशन में। तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि भारत पहले एक अखंड राज्य हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे सभी देश शामिल थे। फिर जब अंग्रेज़ 1947 में भारत को आज़ाद छोड़ के गए, तो उसके बाद ये अलग अलग हो गए। इसके विभाजन की प्रक्रिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे किया, ये सब हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास 1/12 का पहला पार्ट, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में आपकी 3 प्रमुख चुनौतियाँ आएंगी, जिसमें पहला रहेगा एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि भारत उस समय पे बहुत ही गरीब था और लोगों का उथल पुथल होना, बहुत दुर्दशा खराब थी। इसीलिए पहला था एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना। भारत में लोकतंत्र की बहुत ज़रूरत थी और भारत को लोकतंत्र ही बनाना था, इसीलिए उस समय दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। तीसरी थी सरकार समुच्च समाज के लिए भलाई का काम करेगी। तो आप देखेंगे कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ और इसके पहले प्रधानमंत्री बने श्री जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। इन्होंने संविधान सभा में एक भाषण प्रस्तुत किया जो बड़ा फेमस रहा है, जिसका नाम था भाग्य बधू से चिर भेंट। और इसके बाद जिसमें था कि देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए और एक था कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। राष्ट्र निर्माण में प्रमुख 3 चुनौतियाँ थीं, जिसमें पहली चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थी। और आप लोगों को पता ही है कि उस समय अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो सभी राज्यों को यह कह के गए थे कि जिस राज्य में आप मिलना चाहें उस राज्य में आप मिल सकते हैं। तो इसी की वजह से पहले जो कठिनाई आई थी वो थी कि एकता के सूत्र में बांधना, और दूसरी कठिनाई यह थी कि दूसरी लोकतांत्रिक तरीके से भारत को चलाया जाए, क्योंकि अगर राजतंत्र आ जाता तो पहले से ही वही हो जाता कि एक ही लोग शासन करेंगे और सभी लोग उसके दबाव में रहेंगे। तो इसीलिए दूसरी चुनौती यह थी कि लोकतांत्रिक तरीके से भारत को चलाया जाए। और तीसरी चुनौती यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, समुच्चय समाज के लिए काम करेगी, इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। इसी में एक बात और कही गई कि जो अल्पसंख्यक रहेंगे उन्हें थोड़ी आरक्षण भी दिया जाएगा। और जब इन तीनों चीज़ों की बात हो गई तो फिर आती है दूसरी चीज़, जिसे हम कहते हैं विभाजन। विभाजन भारत और पाकिस्तान का हुआ, जिसमें पहले जब ब्रिटिश इंडिया था तो अंग्रेज़ जब छोड़ के गए तो उन्होंने कहा जो जिस राष्ट्र में मिलना चाहे वो मिल सकता है। तो फिर इसके विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। पहले इंडिया एक ही हुआ करता था, फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, जिसे द्वि राष्ट्र सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। द्वि राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है कि 2 राष्ट्रों का बनना या 2 राष्ट्रों का विलय होना। जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम इस देश में रहेंगे तो हमें कुछ विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। तो फिर विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और विभाजन जो हुआ वो धार्मिक आधार पर हुआ। धार्मिक आधार पर ऐसे हुआ कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक जिस जगह होंगे उसे पाकिस्तान कहा जाएगा और जिस जगह हिंदू अधिक होंगे वहाँ पर हिंदुस्तान कहा जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसा कोई भी इलाका ना था जहाँ पर मुस्लिम अधिक हो। लेकिन बाद में यह देखा गया कि 2 इलाके ऐसे देखे गए हैं जिसमें मुस्लिम सर्वाधिक हैं, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। आप सबको एक फैक्ट ज़रूर याद रखना है कि प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे जिसे हम खान अब्दुल्ला खान कहते हैं, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट हमेशा पेपर में पूछा जाता है। जब बंटवारा हुआ तो बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जो अल्पसंख्यक रह गए थे उन्हें लग रहा था कि हमारा क्या होगा इस देश में, तो उन्हें भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। कई समुदायों को तो मार पीट, बलात्कार जैसी चीज़ें सामने आई। कई लोगों ने तो अपनी खुद का स्वयं नाश कर दिया, क्योंकि ऐसे बलात्कार हुए और बहुत सी चीज़ें इसी वजह से बहुत से लोग अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है इस जगह पे किसी समुदाय की जनसंख्या कम हो, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। और फिर जब विभाजन हुआ
जब भारत से मुसलमान चले गए पाकिस्तान, तो उसमें 1951 का आंकड़ा कहता है कि 12% ही मुसलमान भारत में बचे थे। इसके बाद आता है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों तो आप जानते हुए जहाँ पर राजाओं का शासन था। ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा हुआ था। एक पर जो अंग्रेज़ों का शासन था वो प्रत्यक्ष रूप में था, मतलब वहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन था। और दूसरा जो क्षेत्र था वहाँ पर राजा शासन किया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के ही देश में उन्हें वो टैक्स वगैरह दिया करते थे अंग्रेज़ों को। तो दो राज्य थे। ऐसे में अंग्रेज़ जब गए तो रजवाड़ों का विलय अब भारत में होना था। तो विलय के जो एक लिखित दस्तावेज था उस पर जब साइन किया करते थे, उस दस्तावेज को विलय पत्र कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पेपर में पूछा ही जाता है। और रजवाड़ों की संख्या 565 थी। और भारत में कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो कि बहुत कठिनाई से भारत में मिले हैं, जिनकी संख्या 4 है, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर जैसी रियासतें बहुत कठिनाई से भारत में मिली। तो पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाहते थे कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएं। वो ये तो संभव नहीं था क्योंकि भारत में एक ही अलग राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो वो चाहते थे कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वही इस चीज़ निर्णय लिया करते थे। तो उसके लिए उनने विलय पत्र के लिए पहले तो एक आवेदन भेजा कि आप इस पर साइन कर दीजिए, भारत में मिल जाएगी। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आंदोलन किए, मार काट चालू कर दी और महिलाओं का बलात्कार, बहुत से झगड़े किए। और इसके बाद सेना बल के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। फिर बात मणिपुर की आती है। तो मणिपुर के जो राजा थे वो महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। और यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमें अपनी विशेष संस्कृति, विशेष अपने आरक्षण चाहिए। तो इसकी वजह से उसे कुछ विशेष अधिकार और वहाँ पे विशेष आरक्षण कुछ दिया गया है। जून 1948 में भारत में मणिपुर को मिलाया गया। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन में हम लोग देखेंगे कि राज्यों कैसे पुनर्गठन हुआ और कैसे कैसे वो अलग अलग राज्य बनते गए। तो पहले हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में, जिसे हम मद्रास वाला एरिया बोलते हैं नीचे, वो उसमें बहुत से लोग भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे थे और बहुत से आंदोलन वहाँ पर चल रहे थे भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति जो गांधीवादी था, उनका नाम था पिट्ठू श्री रामेल्लू। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वो 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण वहाँ की जनसंख्या बहुत भड़क गई। भड़कने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री पर आंदोलन वगैरह की वो की। तो पहला राज्य जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश बनाया गया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। और इन्हीं आंदोलन के चलते हुए केंद्र सरकार ने 1953 में भाषाई आयोग का गठन किया और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1956 में आई। और पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश हुआ। तेलुगु भाषा के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसके बाद कई राज्यों का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। और लास्ट में आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट आई थी 1956 में, उसमें यह आधार दिया गया था कि 14 राज्य रहेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ा दी गई। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद इतनी वीडियो देखने के लिए। और पूरी बुक है, मैं उसको कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।